क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने मंच से चीटिंग को जस्टिफाई किया। कैन यू इमेजिन दैट? अखिलेश यादव के मंच से, मतलब जहाँ पे बड़ी रैली में बोल रहे हैं वो कि अभी पास होने के लिए थोड़ी मोटी चीटिंग कौन नहीं कर लेता। हमने भी चीटिंग करी है अपने जमाने में। मैं जितने भी बॉडी बिल्डर हमारे लड़के हैं ना, उनसे बोलता हूँ घर की बाल्टी उठाएं, घर की 15 लीटर की सिर पर रखें और चले, नानी याद आ जाएगी। सिर दर्द होने लगता है। इफ यू पुट सो मच वेट ऑन हेड ना, योर हेड स्टार्ट्स पेनिंग। ये औरतें कर रही थी 20 सालों से। नरेंद्र मोदी ने वो भार उठा लेने को सिर से, क्यों वोट नहीं करेंगी भाई? वो पहले क्या होता था, घर का जो बड़ा मेल मेंबर होता था वो डिसाइड करता था वोट कहाँ जाएगा हमारा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे टोले का या हमारे परिवार का। अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा है। भाई अब मुझे हिंदू होने में प्राइड है। मेरा प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो गीता गिफ्ट करता है, ताजमहल नहीं गिफ्ट करता। संगठन में किसी को नाम पता था? किसको नाम पता था कौन है नरेंद्र मोदी? 2001-2000 संगठन पत्रकारों को पता था, तो उन्होंने जिया है, उनको पता है चुनाव। आपने अभी परसों देखा, वो बिहार गए थे, वो बिहार के ऑफिस में घुस गए, भाजपा ऑफिस में घुस गए और उन्होंने संगठन की मीटिंग ले ली, माइक लेके खड़े हो गए, संगठन की, चुनाव की, बूथ की, क्योंकि वो तो उन्होंने करा है ना। Hi, Namaskar. Welcome to another podcast at the Pamphlet. I am Arjun Singh Kadian, and today I have been joined by friend, senior writer, जिन्होंने योगी जी पे, मोदी जी पे काफ़ी किताबें लिखी, बीजेपी की जर्नी के बारे में किताब लिखी, Shantanu Gupta, and if I may add, Shantanu Gupta Moradabadi. We'll get to know a bit more about it during the course of our conversation. Welcome, Shantanu ji. Congratulations for this book, 101 Reasons Why I Will Vote for Modi. Right. And in fact, this is your 10th book. This is my 10th book. And you know, a long list. You've done the Yogi trilogy also. Yogi trilogy, yeah. Great. Why was this book important, or why did you think that this was apt time? I mean, I understand the publishing industry, being an author myself, but and I understand how time is very important. But why was it pressing upon you कि ये किताब अभी लिखी जाए? Sir, you know, I'm a TV panelist. Must have done more than 5,000 TV debates in last 6-7 years. तो सारे आर्गूमेंट्स तो दिमाग में थे, बट दिस इज एन आइडिया एनीवे ब्रिंग इन माइंड कि जैसे ये चुनाव की तरफ एक कंपेंडियम लगाएंगे 10 साल में क्या हुआ, राइट? एंड ऑन नरेंद्र मोदी देयर मल्टीपल बुक्स बीइंग रिटन। उनकी फॉरेन पॉलिसी पे बुक है, G20 पे बुक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, मन की बात पे बुक है, राइट? हेल्थ रिलेटेड बुक है। तो आई थॉट कैन आई कंबाइन ऑल ऑफ देम, बिकॉज कितना सारा काम हुआ है 10 साल में। एट टाइम्स यू फॉरगेट, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार ये तो है ही, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। समथिंग लाइक अ फास्ट टैग, समथिंग लाइक अमेजिंग हाईवे, समथिंग लाइक व्हाट ही हैज डन अफर्मेटिव एक्शन फॉर पुअर, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ 10 years बैक। तो इसको लिखना था। उसके बाद क्या हुआ, दैट्स वन। फिर मैंने योगी जी की जो थर्ड बुक करी वो कॉमिक थी, दैट वाज फॉर किड्स, एंड दैट आई गॉट अ सुपर रिस्पॉन्स, है ना। वो ये दिस वन, अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय इज इज प्री संन्यास नेम, अजय सिंह बेस्ट, राइट? तो वो मैंने तो स्कूलों के लिए बच्चों के लिए लिखी थी, उसमें पजल्स गेम्स लगाए थे, लेकिन वो एडल्ट पॉपुलेशन ने भी पढ़ी। तो मैंने कहा, तो चल रहा था मुझे कि भाई ज़्यादा रिसेप्शन के लिए आई राइट अ टिपिकल ब्लैक एंड वाइट बुक, और कैन आई प्ले विद दिस आइडिया ऑफ अ ग्राफिक नॉवल. Then last year I landed in a Gurukul Chevening Fellowship in Oxford. There I was tagged with the political science department. So I toyed with the idea of studying political comics. Then I realized there are plenty of them. मतलब कार्ल मार्क्स पे एक चर्चित कॉमिक है, चे गुवेरा पे एक चर्चित कॉमिक है, 9/11 पे कॉमिक है, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे कॉमिक है, राइट? सेपियंस जो बुक है, द वेरी फेमस बुक, उसका कॉमिक मतलब ग्राफिक नॉवल वर्जन आ गया. So I studied all of them. In fact, multiple PhDs in medical science, economics are done in a comic graphic novel format. So I realized that that's an amazing format. So I studied the format in depth कि कौन सा आर्ट स्टाइल किस थीम को सूट करता है, मांगा, रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक, एंड कैन आई repurpose my content जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा था in a comic format, and largely can I target the first time voter. इस समय 97 करोड़ वोटर वोट कर रहे हैं, मतलब करेंगे, उसमें से जितना परसेंटेज है, इतने रजिस्टर्ड वोटर हैं, उसमें से 2 करोड़ वोटर्स अर्जुन आर फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो 18-19 साल के हैं. ये 10 साल पहले चौथी क्लास में पढ़ते थे, they were 8-9 years old, right? उनकी लाइफ तो कॉमिक से गुजरी है ना, उनकी लाइफ तो कार्टून से गुजरी है. सो उनको मैं कोई हाई कंटेंट से नहीं बता पाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया इंडिया, राइट? एंड दिस विल बी लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर एजेस. तो एक बार हो गया तो हो गया कि 10 साल बाद क्यों रीएलेक्ट करा, जो हम प्रोबेबल लग ही रहा है हम लोगों को थर्ड टर्म इन एनी गवर्नमेंट इन एनी कंट्री इज टफ, राइट? दैट टू पोस्ट कोरोना, पोस्ट रशिया कॉन्फ्लिक्ट इज टफ. तो उसको डॉक्यूमेंट करना मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दैट टू फॉर फर्स्ट टाइम वोटर्स. तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई चोज दिस
format. But before we jump ahead, but why do you consider book writing as an important part? Because your journey essentially in political scene is essentially through books. Through books. So why do you think writing books are important? I think I mean, in an age where our digital media is very fast, 2015-16 Geo revolution, everybody is consuming information on internet, mobile phones. So why do you think writing books is important? I think I'm learning a lot of my medium of communication or dissemination information from a typical left-wing intellectuals, academicians, or journalists, right? Let's say the comic format. I told you Karl Marx has a comic, Che Guevara has a comic, right? So their medium of communication is strong, and that's why even with a very hollow philosophy, right? If I can use a very fake narrative, they survive, right? जब मैंने इस सीन में आना शुरू करा, मैंने देखा अपना कंटेंट लिखा बहुत कम गया है ना? लिखा बहुत कम गया. भारत माता की जय इज वन थिंग, बट व्हाट डज भारत माता मीन? व्हाट इज अ नेशनल प्राइड मीन? राइट? वो लिखा नहीं गया, तो लिखा नहीं होता है तो क्या उसकी रेफरेंसिबिलिटी खत्म हो जाती है. वो आगे कोई रेफरेंस करके उसके आगे काम नहीं बढ़ा सकता है. एक वीडियो, एक मीम, एक पॉडकास्ट आप किसी एकेडमिक वर्क में कोट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, राइट? वो ऐसे जनता का नैरेटिव बनाएगा, जनता को समझ में आएगा, विषय समझ में आएगा, हमारा पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे, बट फॉर एकेडमिक रेफरेंसिबिलिटी एंड फॉर लॉन्जिविटी ऑफ अ कंटेंट among ages, right? Beyond ages, beyond generations, लिखना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट I heard a famous author, I forgot who, in UK I was there, कि एक ही कंटेंट को हर 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर लिखा जाना चाहिए. जैसे महात्मा गांधी को आपको हर 10 साल में कि आज कितने रेलेवेंट है और आज कैसे देख रहे हैं, आज का जागरण क्या है, आज का पॉलिटिकल जागरण क्या है, उसमें मैं महात्मा गांधी को लिखूंगा, उसमें मैं अम्बेडकर को लिखूंगा, उसमें मैं गोलवलकर को लिखूंगा. सो इनफैक्ट सेम एंशिएंट historical content also should be rewritten every 10-15 years. So I think इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है. Bringing fresh perspectives की situation आज के टाइम पर दुनिया किस नजरिए से, किस perspective उसी व्यक्ति को कैसे देखती है, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है. Right. अच्छा, so going ahead, tell us a bit about your journey. Where was Shantanu Gupta in 2009? Because UPA 1 आया 4 to 9, फिर 9 to 14, and 14 के अंदर मोदी era began. Interesting. Where were you, say, around 2009, or if you want to go further, 2004-5? I think interesting है. ऐसा सोचा नहीं मैंने कभी. कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं. तो अगर हम देखें 96 से 98 की जो मेसी गवर्नमेंट थी, I was in 10th grade in KV. I was doing my KV in Rishikesh. My father is in central government. Where are you originally from? मैं मुरादाबाद और रामपुर से हूँ. People से लोग पूछते दो जगह से कैसे हो सकते हैं. मैंने कहा भाई माता जी का जगह भी तो बताने वाली है ना. तो my father is from मुरादाबाद. हम लोग नोएडा से बैठे हैं. पहले यहाँ से 7-8 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे लगते हैं. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप बैठेंगे, पता नहीं आपका जाना हुआ है नहीं हुआ. आप यहाँ से बैठेंगे, आपको 2 या धीरे भी चलाएंगे तो 2.5 घंटे में आप मुरादाबाद पहुँच जाएंगे. उसके और पहले और 2 घंटा लगता था वहाँ पे, लेकिन उसके शायद और आधे घंटे बाद आप धीरे चलाएंगे तो रामपुर पहुँच जाएंगे. तो दोनों वेस्टर्न यूपी के, हम उसे रोहेलखंड बोलते हैं उस रीजन को. वेस्टर्न यूपी में आता है वो, लेकिन हम उसे रोहेलखंड कहते हैं उस रीजन को. बरेली उसके बाद एक जगह है, बल्कि मेरा जन्म बरेली में हुआ था. जन्म बरेली में इसलिए हुआ था, जस्ट द हॉस्पिटल हैपेंड टू मी इन बरेली. See, imagine, so Shantanu Gupta, everybody who knows him or has met him personally, everybody imagine that Shantanu Gupta has always been in Delhi NCR. Right. He's a proper मुरादाबादी रोहिलखंड के. Right. मुरादाबादी तो हम कहाँ लगाते हैं? मुरादाबादी में लगाते हैं, मुरादाबादी दाल होती है. पता नहीं if you know that dish or not. सो अच्छा, इफ यू डोंट नो है ना, तो मुरादाबादी दाल आपको अब दिल्ली की शादी में भी मिलने लगी है. तो मूंग की दाल जो होती है उसको पूरा खिचड़ी जैसा बना लेते हैं और उसको फिर उसमें प्याज मसाला डाल के सर्व करते हैं. स्ट्रीट फूड है मुरादाबाद का. मुरादाबाद में दाल खाते हैं, इमेजिन दाल को भी आपने इतना फैंसी थोड़ी थिक बनाते हैं, नॉट द वेरी पतला दाल, राइट? नहीं तो फिर ऐसे खा केवल दाल खाते हैं, चावल रोटी नहीं खाते उस दाल. इट्स अ स्नैक, राइट? और आजकल आपको दिल्ली की, नोएडा की, वेस्ट की शादियों में मुरादाबादी दाल, छुकमा दाल मिलेगी, राइट? तो वहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं, यार मुरादाबादी दाल खिलाएंगे, वहाँ से मुझे याद आया. तो आई थिंक मैं फ्लैशबैक में जाऊँ तो 96 से जो 98 का टाइम था जब मेसी गवर्नमेंट थी, हाँ, उस समय मैं अपना क्या कर रहा था 96 में मैं पंतनगर से इंजीनियरिंग कर रहा था. पंतनगर जेबी पंत यूनिवर्सिटी से. अब वो उत्तराखंड में आ गया. मेरी डिग्री पे तो उत्तर प्रदेश ही लिखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2000 में बना और मैं 2000 में ही पास आउट हो गया. तो मेरी डिग्री पे उत्तर प्रदेश लिखा है. तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 96 से 2000 में. और 98 में हम लोग जितना टीवी देख पाते थे, पहले तो देखिए दूरदर्शन चैनल होता था, उसी में जितना टीवी देख पाते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को देखते थे, उनकी स्पीचेस जितनी सुनते थे, प्रभावित होते थे उससे. माय फादर, जिन्होंने ऋषिकेश में लंबे समय एक मेडिकल कंपनी के साथ, एलोपैथिक IDPL ड्रग्स फैक्ट्री के साथ काम करा, ही वॉज ऑलमोस्ट अ कार्ड कैरिंग लेफ्टिस्ट,
राइट. ही वॉज अ यूनियन लीडर इन द फैक्ट्री. Your father? माई फादर, राइट. ही इज़ नो मोर. बट मेरे बहुत कॉन्वर्जेशंस होते थे. जैसे मुझे अक्सर याद है उनका कॉन्वर्जेशन, अमिताभ बच्चन का कोई ऐड आता था ना, तो ही बोलते थे इसके पास 10-20 कारें हैं, क्या करना है इतनी कारों का. तो टिपिकल लेफ्टिस्ट मेंटालिटी ना कि भाई इसके पास वेल्थ ज़्यादा क्यों है. वेल्थ क्रिएशन से चिढ़ते हैं उन्होंने ना. मुझे याद है जब पिताजी के साथ मैं घूमने जाता था, हमारा शेड्यूल था खाने के बाद मैं और पिताजी ऐसा वॉक पे निकलते थे. हम कॉलोनी में रहते थे, तो कुछ लोग उनको लाल सलाम बोलते थे. मैंने कहा सलाम में लाल क्या है ना, आई नेवर अंडरस्टूड, राइट. एंड देन हाउ ग्रेजुअली ही फॉट एन इलेक्शन ऑल्सो, लोकल इलेक्शन, यूनियन इलेक्शन फैक्ट्री का. He won one election, he lost one election. उसके बाद I think he got little disillusioned with the union politics, right? कि उनको use करा जा रहा है. And then all of a sudden he became super spiritual. I think वो ऋषिकेश का भी प्रभाव था. हम लोग उस समय ऋषिकेश में थे. वो मुझे याद है हमारे घर हर 15 दिन में कोई संत आता था. तो मेरे लिए ना भगवा बड़ा नेचुरल हो गया. संत घरों में कम आते हैं ना, वो भी कॉन्वर्जेशन के लिए. वो बैठ रहे हैं उनके घर में, पिताजी उनको स्कूटर से लेके आ रहे हैं, वहाँ पर स्कूटर ही हुआ करता था उसको. पिताजी 2-3 संत आ रहे हैं उनके साथ, वो लोग घर में खाना खा रहे हैं, हम लोग सब खाना उनके साथ बैठ के खा रहे हैं, एक विधि में मंत्र पढ़ रहे हैं. तो दैट हैपन वेरी अर्ली इन लाइफ. फिर वो हमें किसी योगा क्लास में ले जा रहे हैं, कुछ प्रवचन सुनने ले जा रहे हैं. वहाँ शिवानंद आश्रम है, परमार्थ निकेतन आश्रम है. तो ये बहुत जल्दी इंडक्शन हो गया. थोड़ी थोड़ी चिड़ भी आती थी कभी, यार कहाँ वो खेल कूद छूट के थोड़ा बोरिंग लग रहा है. लेकिन वो धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगे वो अच्छा लगने लगा, वो कामिंग लगने लगा. वो इफेक्ट. So this is school and college. दिस इज स्कूल एंड कॉलेज केवी. फिर मैं पंतनगर चला गया पढ़ाई करने 96 to 2000. और फिर मैं नौकरियां करने लगा, टेक की नौकरियां करने लगा. मैं हैदराबाद में मैंने एक सीडैक बोल के कोर्स करा. दैट वाज माय फर्स्ट बिग सिटी. मुझे याद है पहली बार मैंने मॉल वॉल देखे थे हैदराबाद जाके. उस समय देखिए इंडिया में ट्रांजिशन थोड़ा थोड़ा हो रहा था ना. मॉल्स बड़े नहीं होते थे. और हम जो ऋषिकेश में, पंतनगर में, देहरादून, हमने सबसे बड़ा शहर देखा था. और पहले उसमें ट्रैवल बहुत कम होता था. जैसे मैं अगर 7-8 साल ऋषिकेश रहा तो मैं देहरादून गया हूँ 1 बार 2 बार, विच इज़ लाइक अ हाफ एन आवर प्लेस. क्योंकि ये भी एक्सपेंस हुआ करता था ना. आप ऐसे एंटरटेनमेंट में नहीं खर्च करते थे पैसे. पहले आप पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते. Mostly for at least middle class or majority of middle class, it was purpose driven. पर्पस तो ड्रिवन. अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो हम रामपुर मुरादाबाद जाते थे हाँ. क्योंकि वो आपके दादी का घर है, नानी का घर, दैट्स ऑल. अब वो जाते थे छुट्टी में 1 महीना जाते थे, क्योंकि वो बस का खर्चा, ट्रेन का खर्चा वही बहुत ज़्यादा होता था. उसमें अपनी अटैची सी लेके वो चेन वाले बैग घर के बना के उसमें हम जाते थे. उसी में बहुत सुपर मजा आता था. किसी वहाँ पे सारे कजन्स इकट्ठे होते थे, वही आनंद था. वही जो होता था. हाँ, कोई those are the old tales ना that we keep मूवीज भी नहीं देखा करते थे. मूवीज कौन सी देखते थे? संडे को जो दूरदर्शन में मूवी आती थी 7 बजे से 9:30 बजे तक, वही पिक्चर देखते थे जो भी आती थी वो. It sounds like ना, so at least in 2024 it very much sounds, at least the world that I also remember a bit about that world. तो वो दुनिया ऐसी है जैसे वो कम्युनिस्ट दुनिया होती है ना, कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है. So you do whatever and you find happiness in it and you become so habitual of it कि आपको वही लगता है कि हाँ यही तो खुशी है. यही खुशी. But much like your father, I think many other will got disillusioned with the the My father had a bicycle for the longest time. और मुझे याद है हमारा शेड्यूल होता था कि हम स्कूल से आते थे, मैं केवी में पढ़ता था, और सो जाते थे थोड़ी देर के लिए. और माताजी ये कह के उठाती थी कि पापा को लेने जाओ. लेने जाओ नहीं, वो गली के एंड में खड़े हो जाते थे हम लोग. और पिताजी आते थे साइकिल पे, जो आगे वाला हैंडल उसमें बैठ के वो 100 मीटर तक आते थे. वो पिताजी को लेना होता था. वो तो आते थे अपना साइकिल से, और वो साइकिल ही थी. फिर आई थिंक जब मैं 10th-11 में था तब स्कूटर आया पहली बार घर पे. वो जो वेस्पा वाले स्कूटर होते थे. और हाँ, मैंने तो बाइक भी खरीद के चलानी सीखी. वो बाइक वाइक कभी देखी ही नहीं थी. So that was ऋषिकेश. That was ऋषिकेश. तो बीच बीच में मुरादाबाद जाते थे हम लोग, रामपुर जाते थे. So and हैदराबाद फिर that was my first job. टेक जॉब थी मेरी. इंटाग्राफ बोल के कंपनी थी, यूज्ड टू मेक GIS सॉफ्टवेयर्स. तो एकदम से हैदराबाद की दुनिया में लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, मॉल में जाना, बिल्कुल ऐसा लगता है जब मैं पिक्चरों में देखता हूँ आजकल. कोई आदमी जा रहा है, उनको वैसे ही लगता था यार क्या है, इतनी चकाचौंध, परफ्यूम टेस्ट कर सकते हैं. यही हमें बहुत बड़ा इनोवेशन लगता था, दैट यू कैन टेस्ट, कुछ खाना टेस्ट कर सकते हैं, परफ्यूम टेस्ट कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे जो सैलरी मिलने लगी उससे आपने, फिर आपका लाइफस्टाइल भी ठीक हो गया. फिर आपने बाइक खरीद ली, कुछ चीज़ें कर ली. देन यू स्टार्ट मेकिंग. फिर हमारे US के कस्टमर होते थे, उनसे कॉल करनी पड़ती थी. जो आपको इंग्लिश पढ़नी आती थी, इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी बात होती थी. दैट यू हैव टू कॉन्वर्स विद समवन अमेरिकन. यही बहुत बड़ा चाव होता था कि आज हम रात को रुके हैं, घर पे फ़ोन करके बताते थे माता जी को उत्तर प्रदेश में कि आज हमारी विदेश में कॉल है. मतलब वो जो हमारी कॉर्पोरेट कॉल हुआ करती थी. सो आई थिंक दैट ट्रांजिशन जो था कि इंडिया को एक तरह से मेरे ख्याल से आर्टिफिशियली गरीबी में रखा गया था. और कुछ शहरी जो अनफल कर पाए थे. और मैंने पहली बार हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू को देखा और बिल गेट्स को देखा. यू नॉट बी इमेजिन, है ना. एक बिल्डिंग थी जहाँ पे मेरा फ्रेंड एक नवनीत पोरवाल है, नाउ इज इन US. हम लोग साथ में 5 लोग रहते थे हैदराबाद में. तो उसने कहा हमारे ऑफिस में बिल गेट्स आने वाला है. मैंने कहा बिल गेट्स है तो बड़ा नाम सुना सा है. ओ अच्छा, बिल गेट्स आने वाला है. तो हम लोग भी उसके ऑफिस में चले गए. तो चंद्रबाबू नायडू ब्रॉट बिल गेट्स.
एंड शो कि मैंने देखो हाईटेक सिटी बनाया है, यू कैन ऑल्सो कम देयर। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव क्रेडिट टू चंद्रबाबू नायडू, ही गेट्स लेसर क्रेडिट। तो मैंने भी उनके ऊपर अगेंस्ट में पॉलिटिकल कमेंट्री करी है टीवी में, लेकिन हैदराबाद को और बैंगलोर के बाद सेकंड हब जो बड़ा बना टेक का, वो हैदराबाद कैसे बना, वो जो पहली बार बिल गेट्स को दिखाने लाया, एंड ही सेट अप अ बिग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देयर, फिर बहुत सारे और ऑफिसेज आए। तो ये सब भी चाम हुआ करता था उस समय कि आपने बिल गेट्स को सामने से देखा। वो तो मैंने यूपी में भी बिल गेट्स को देखा उसके बाद, वो योगी से मिलने आते हैं आजकल। नाउ ही रन्स हिज एनजीओ एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एनीवे, सो दिस वाज इन 2000। हाँ, so ये we हो were गया। in 2009 हाँ, तो essentially. हाँ, मैं चार में मैं कहाँ था, 4 में मैं कहीं नौकरी कर रहा था पुणे में। आई वाज इन टेक जॉब्स 4 में। फिर Where all have you worked? मैंने चंडीगढ़ में नौकरी करी है, क्वार्क में, हैदराबाद में करी है, पूना में करी है, मुंबई में करी है, राइट, नोएडा दिल्ली में करी है, फिर यूपी के रूरल एरियाज में करी है। So देश भ्रमण आप तो और इसी बीच मेरी शादी भी हो गई। ट्रेन में मुझे अपनी पत्नी मिली, श्वेता राव, और वो साउथ से हैं, तेलंगाना से हैं, हैदराबाद में ट्रेन में। इसीलिए हैदराबाद गए। इसीलिए हैदराबाद गए थे, नहीं गए तो किसी और में से थे, मिल गई, डेस्टिनी थी। सो 2004 के बाद ना मैं सोशल वर्क बहुत करने लगा। जैसे हर कॉर्पोरेट कंपनी में CSR का शुरू हो गया, नॉट द मैंडेटरी CSR दैट केम लेटर, राइट, बट द आइडिया हैज बिकम पॉपुलर। नहीं, CSR कोई अपने मन से कर ले। तो वीकेंड्स में कुछ होता था कि आज हम कुछ ब्लाइंड बच्चों को जाके बुक्स पढ़ेंगे, आज हम ये खाना बांटेंगे, आज हम ये करेंगे, ऐसे होता था। मुझे बड़ा चाम आता था इसमें और मैं जाता था। अभी जिस भी कंपनी में मैंने काम करा, मैंने विप्रो में करा, मर्सिडीज में करा, आई वर्कड इन लॉट ऑफ वेरी फैंसी कंपनीज इन माई आई गॉट प्रीवियस लाइफ इन माई कॉर्पोरेट करियर। तो ये लोग के कुछ होते थे, साइन अप कराते थे थर्सडे को कि आप इसमें जाएंगे। तो मैंने कहा खाली थे, छड़ थे, कुछ करना नहीं था, चलो भाई यही करते हैं। तो वो ना मुझे एक बार अर्जुन वो शक करने लगा वो काम। मैंने कहा मज़ा तो इसी में आ रहा है, लेकिन पैसे वहाँ से मिल रहे हैं मतलब पैसे तो कॉर्पोरेट कंपनी दे रही है। और वो 1 तारीख को जो सैलरी आती है ना, दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप ऑल्सो, क्योंकि आप क्या करते हैं, वो होम लोन ले लेते हैं, कुछ एक बाइक गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर उसका EMI कहाँ से आएगा, रेंट आपने अच्छे घर में रहने लगे, तो जब तक वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो EMI कहाँ से आएंगे, दैट्स ऑल्सो ऑलमोस्ट अ ट्रैप। लेकिन वो अट्रैक्ट बहुत करने लगा। देन आई वेंट अब्रॉड। मुझे एक एमडॉक्स कंपनी ने मुझे विदेश भेज दिया, साइप्रस एक कंट्री में रहा। मुझे पहली बार इजराइल पता लगा, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट पता लगा कि क्या है ना, नहीं पता होता। देखिए, एक इंडियन में जब आप 22-23 साल के होते हैं, कॉर्पोरेट में होते हैं, आपको दुनिया क्या है पता ही नहीं होता। आपकी दुनिया क्या होती है, क्रिकेट का मैच, रियल एस्टेट में घर कौन सा खरीदना है, अच्छी गाड़ियाँ कौन सी आ रही है ना, बस, और अच्छे रेस्टोरेंट कहाँ हैं। ये 4-5 चीज़ें कॉर्पोरेट आदमी को पता होती हैं। आप दुनिया से लार्जली सैनिटाइज होते हैं। उस समय तो इंटरनेट नहीं था, तो आपको वैसे भी कुछ नहीं पता। तो जब मैं पहली बार इजराइल गया, मुझे इजराइल जाना हो, मेरी कंपनी का हेड ऑफिस इजराइल था, मुझे पता लगा क्या ज्यूज़ हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने देखा वहाँ पे जाके जेरूसलम में, तो इट वॉज पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होने लगा, राइट। मैं फिर इजिप्ट गया ट्रैवल के लिए, मी एंड माई वाइफ, आई वाज ऑलरेडी मैरिड बाय देयर। मुझे याद है मेरा गाइड मुस्लिम था, और वो शाम को मुझे इस्लाम पे बहुत सारा कॉन्वर्सेशन करने लगा, मुझे ऑलमोस्ट लाइक अ कन्वर्जन कॉन्वर्सेशन, राइट, कि भाई इसमें क्या है, आप क्या बिंदी क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इजराइल से आ रहा हूँ अभी तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बड़ी गलत कंट्री है, और मेरे आपके पासपोर्ट में वीज़ा होना भी बहुत गलत बात है इजराइल का। तो वो कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बड़े एलियन थे तब, राइट। और फिर उससे फिर मुझे लगा आई स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड। और आपको मतलब जान के थोड़ी सी हैरानी भी होगी, 2008 में मैंने फॉर्मली अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था उस समय, विप्रो की तरफ से था, और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं यूके चला गया पढ़ाई करने, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिसी। So engineering say you did not do an MBA or something? MBA करा मैंने, एक्सेल में बीच में MBA करा, बीच में 2005-6 में, वो तो कॉर्पोरेट करियर में था। उसके बाद जब मैं इतना ज़्यादा सोशली बल्कि इंटरनेशनली जब मैं एक्सपोज हुआ ना, उन्होंने कहा तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है यार, हम कहाँ लगे एक कंपनी के लिए पैसा कमाने। Why did you choose political science? You could have chosen anything else. लगा कि आई रियलाइज कि आई थिंक पॉलिटिक्स इज अ बिग लिवर टू ब्रिंग एनी चेंज, राइट। अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना ऐसा नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स can be a very interesting framework. And by that time were you able to settle your finances, passive income? बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा वो ऐसी था, मतलब विश्वास पे कूद जाओ, गोता लगा लो, फिर देखी जाएगी। बल्कि स्कॉलरशिप भी आधी मिली थी, आधा पैसा अपना ही लगा दिया, जो विदेशों में यू कैन अर्न। Where did you study there? मैं यूके में था, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में था, IDS इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, बड़ी लेफ्ट लेनिंग यूनिवर्सिटी है। मेरे अभी भी व्हाट्सएप में वहाँ के प्रोफेसरों से, कलीग से झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हाँ, टू अंडरस्टैंड द वर्ड, इनफैक्ट सो मच सो द HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द प्रोफेसर ऑफ IDS हैव अ ह्यूज रोल, राइट। डिफिट जो वहाँ का मेजर फंडिंग एजेंसी थी, वो डिफिट को IDS को फंड करती थी। बहुत सारे यूके के मिनिस्टर्स हमारे पास आते थे। सो वन ऑफ द वेरी नोन, मेरा क्लासमेट एक कोस्टा रिका का प्राइम मिनिस्टर बन गया बाद में। सो वी हैड अ वेरी लाइक diverse set of people, ideas, principles, yeah, and from how politically all politically things work. तो वहाँ से एकदम से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनी, थोड़ी लेफ्ट लीनिंग ही बनी लार्जली,
राइट. And this was which year? दिस वाज 8-9. 8-9 में were you able to relate to where India was? एग्जैक्टली. इंडिया की एक अजीब सी इमेज थी. मुझे याद है कि डिफिड का एक मिनिस्टर आया हमारे यहाँ और उसने एक फोटो दिखाया हमें, 2 फोटो दिखाया बल्कि. एक आदमी, वन पुअर गाय वाज डेफिकेटिंग इन ओपन एंड ही वाज होल्डिंग अ मोबाइल फोन. यू गॉट द कॉन्वर्सेशन राइट, कि मोबाइल पहुंच गए, टॉयलेट नहीं पहुंचे. एंड डेफिकेटिंग इंडियंस एंड एशियंस डेफिकेटिंग इन ओपन वाज लाइक अ क्वाइट, मतलब वो 10 बार सब्जेक्ट पढ़ा हुआ मैंने कि भाई ओपन डेफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. मतलब दैट वाज क्वाइट अ थिंग. अभी वो बात खत्म हो गई है. तो जब आप देखो ना ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं आइडियाज में जाऊंगा तो वो चर्चा खत्म हो गई. वहां पे सेशन ओपन डेफिकेशन के लिए ये करेंगे, ऐसा टॉयलेट बनेगा, सम्प वाला टॉयलेट बनेगा, ये टॉयलेट बनेगा. दैट वाज अ ह्यूज कन्वर्सेशन. सेकंड कन्वर्सेशन आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने, इंडिया ने कोई तो सैटेलाइट भेजी होगी इनसेट, तो उसने कहा कि भाई इंडिया के पास इतना पैसा है तो हम इंडिया को फंड क्यों करें. This was a recurring theme. I think 15-16 तक भी ये चल रहा था कि भाई हम इंडिया, नाउ यू नो इंडिया इज अ नेट डोनर. टुडे इंडिया इज अ नेट डोनर. इंडिया हार्डली रिसीव्स एनी फंड. बल्कि ये जो लोग अपने आप भी करते हैं, अपने आप एनजीओस को फंड देते हैं. इंडियन गवर्नमेंट डजंट टेक. गवर्नमेंट इट्स नेट डोनर. I think there was a government clarification also at one point. Right. Some parliamentarian did it. ये क्लियर करते हुए, मतलब मोदी सरकार के अंदर ही मेड इट क्लियर कि भाई नहीं देते हम लोग अब पैसे नहीं लेते. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तब से याद आते हैं ना, फिर ये सरकारें बन रही थी. But you remember 2008-9 के अंदर, while you were in the UK, you were studying there and you understand the connotations, you understand the mindset जो इंडिया को लेकर है. But were you able to really understand कि उस टाइम पे, because politically जो पार में थे उस टाइम पे, the Congress party with its allies, the UPA too was very much in power. And 8-9 के बाद ही, 8-9 के अंदर एक तो back to back internal security threat थे. आपके borders were not very secure. Internally there was always a threat. Corruption, scandals, almost like every 6 months you have a new name. So were you able to understand or relate कि यार हो क्या रहा है, और what was the sense that you were getting while you were in the UK also? देखिए, जब 2004 में था, मुझे अभी भी एक मेमोरी आती है कि जब वो बात आई कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, दैट वाज फॉर सम रीजन वेरी अनर्विंग फॉर मी. जबकि मेरा कोई स्टेक नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं, बड़ा अनर्विंग था. ये नहीं हो सकता यार कि कोई विदेशी आके, भले वो इंडियन नेचुरलाइज हो गई थी, उनको सिटीजनशिप मिल गई थी, टेक्निकली वो बन भी सकती थी शायद. मुझे बहुत अनर्विंग लग रहा था कि भाई हमने इतने सारे देश में, हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता हमारी कंट्री. लगभग 10 साल का ये मान के चलिए आप सफर, क्योंकि 1991-92 में राजीव गांधी assassinated was exactly. And उसके कुछ टाइम के अंदर ही ये बात स्टार्ट हो गई. उसी वक्त बात स्टार्ट हो गई थी कि सोनिया गांधी could be a natural successor, but then she said no. But then उसके बाद आप देखते हो कि 10 साल is a very long time. हाँ, मतलब वो it depends आप. And then we realized, जब तक हमें sense आया, then we realized that she was running the government technically, right? She was running the through that National Advisory Council, where all your Yogendra Yadavs and all the hardcore left-leaning mindset, John Dreyas, they all were there, और वही गवर्नमेंट चला रहे थे. That book by Baru, I think, संजय बारू, that explains कि वो सारी फाइलें, जो इंपॉर्टेंट फाइलें थी, वो राउट होती थी सोनिया गांधी के घर से. उसके बाद हमने मूवी में भी देखा. आई थिंक वो बाद में पता लगा. 2009 में आई थिंक यू आर राइट, यूके में थे, सेंस आता था कि जो जितने भी इंडिकेटर्स थे सारे पुअर थे हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में, और उसके अराउंड बड़ा चार्म था, है ना, कि इंडिया में पीएचडी करेंगे, इंडिया की गरीबी पे पीएचडी करेंगे. सो इंडियन पॉवर्टी वाज लाइक अ टॉप थिंग टू बी डिस्कस. हम अफ्रीका डिस्कस करते थे वहाँ पे, और इंडिया डिस्कस करते थे वहाँ पे, और केरला मॉडल को बहुत टॉम किया जाता था वहाँ पे. राइट नाउ आई कैन एबल टू रिलेट कि इन अ वेरी लेफ्ट लेन यूनिवर्सिटी केरला मॉडल को आप क्यों बता रहे हैं वहाँ पे ना, कि केरला के इंडिकेटर्स कुछ अच्छे भी थे. हाँ, लेकिन वहाँ के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बहुत पुअर थे. वहाँ पे सारा पैसा रेमिटेंस का आता है. वहाँ के सारे लोग तो दुबई चले गए. जो एक्चुअली मतलब आज भी जो आप केरला के जो स्टेटस देखते हैं, वो आज आपको कॉन्वर्सेशन के रेमिटेंसेस वाला आइडिया इतना ज्यादा हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट सब लोग ये इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं. तब ये लोगों, बट देन रियलाइज एक्सचेकर वाइज दे आर डूइंग वेरी बैड. द गवर्नमेंट्स एक्सचेकर इज वेरी बैड, राइट. वहाँ पे कुछ टेक एंटरप्रेन्योर नहीं आ पाए हैं. तिरुवनंतपुरम को छोड़ के कंपनीज नहीं आ पाई हैं. जो केरला का जो इतना ज्यादा एजुकेशन लेवल है, वो भी हिस्टोरिकली है, आज नहीं हो गया. उससे तो वो कहाँ पहुंच सकते थे, वो तो कहीं नहीं पहुंचे ना. उन्होंने बैंगलोर नहीं क्रिएट किया ना, बैंगलोर तो कर्नाटक ने क्रिएट किया. उन्होंने पुणे नहीं क्रिएट करा, जो अपने टेक हब्स हैं, पुणे है, हैदराबाद है, वो क्यों केरला ने क्रिएट नहीं करा, जब उनका साक्षरता लिटरेसी लेवल इतना हाई था फॉर सो लॉन्ग, राइट. वी डिडंट रियलाइज ऑल ऑफ दिस देन. हम कहा हाँ कुछ इंडिकेटर अच्छे हैं, तो वहाँ पे मतलब पूरे इंडिया की बुराई होगी, और केरला को, क्योंकि केरला पे देखेंगे डिफिड का फंड भी है, यूएसएड का फंड भी है, सारी एनजीओज का फंड है. तो टॉकिंग गुड अबाउट केरला इन अ वेरी लेफ्टिस्ट सेट सूट्स देम ना. तो ये बाद में रियलाइज हुई चीज़ें कि भाई अच्छा,
एवरीथिंग वाज अ नैरेटिव कि केरला को अच्छा दिखाना. And how was the impression in general? Was there a sense of, but how were Indians who were studying there? So you were studying there, and there were very much, you know, a similar lot who was there जो बात कर रहे होंगे देश के बारे में. I get a sense कि एक बड़ा, just like you said ना, कि इंडिया की poverty पे, इंडिया की गरीबी, इंडिया की That was celebrated. जैसे वो मूवी नहीं थी स्लम डॉग मिलियनेयर. हाँ. दैट कि भाई हमारे यहाँ सब गरीबी है और उस गरीबी को मजाक. और मेरे साथ जो जैसे मेरे ख्याल से 22-25 इंडियंस रहे होंगे, दे आई केम फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड बट लार्जली 99% केम फ्रॉम द सोशल बैकग्राउंड. तो वो उसी सोशल थ्योरीज पर डिस्कशन था, राइट. मैंने कभी उनको कैपिटल मतलब कि मैं इंडियन की इकोनॉमी का साइज ही बढ़ा दूँ, right? What Narendra Modi is talking in his election speeches that I want to make India third largest economy. मतलब मैं पाई का साइज ही बढ़ा दूंगा. मैं इंडिया को ये नहीं कि और दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं मैं अर्जुन से छीन के किसी और को दे दूंगा, मैं अब्दुल को दे दूंगा, राइट. तो अर्जुन से छीन के अब्दुल को देना इज वन नैरेटिव वर्सेस मैं पाई बढ़ा दूंगा तो अर्जुन के लिए भी बड़ी पाई है, अब्दुल के लिए भी बड़ी पाई है. उस पाई में मैं नौकरियां क्रिएट करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा. वो क्या पिछले 5 दिन से नरेंद्र मोदी सारे एंटरप्रेन्योर्स के ट्वीट्स को रिट्वीट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योर सेलिब्रेट होने चाहिए. हमारे यहाँ क्या है, अंबानी ने कर दिया, अदानी ने कर दिया. भाई 5 नौकरी तुमने दी नहीं है, अंबानी ने लाखों नौकरियां कर दी, लाखों के घर चला रहा है अंबानी. आप गाली देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो उसको? हिम्मत मतलब मन से कैसे आ रहा है आपको? आपको पता है यूएस में द गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स इट्स एंटरप्रेन्योर्स, दे बैक, चाइना बैक्स इट्स एंटरप्रेन्योर्स. मतलब हवाई का केस ऐसा लगता है, हवाई इनकी सरकारी कंपनी है, वो बैक करती है कि उसके कहाँ पे 5G उसको लाइसेंस मिलेगा. वेरी वेल बैक व्हाट यू आर सेइंग अबाउट यूएस, बट चाइना के बारे में तो थोड़ा वो कंटेंशन हां रहता है, राइट. मैं बता रहा हूं बट गवर्नमेंट शुड बैक देयर एंटरप्रेन्योर्स की भाई सारा काम सरकार नहीं करेगी ना. आपकी नौकरियां देखिए, नौकरियां हैं इंडिया में केवल 12 से 15% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, राइट, जिसमें 2-3% सरकारी नौकरियां, बाकी तो केवल एंटरप्रेन्योर्स नौकरियां दे रहे हैं. मैं तो उस ठेले वाले को भी कहूंगा, उस दुकान वाले को कहूंगा, शोरूम वाले को भी एंटरप्रेन्योर. वो जो ऑब्सेशन है ऑफ गवर्नमेंट जॉब तो वहीं से तो शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है. एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट नहीं करते, बट जैसे सरकारी नौकरी ले लो उसके लिए अब ढूंढता यार सरकारी नौकरी में है तो 2% ना. अब मुझे 2 गार्ड रखने हैं नीचे, तो मैं 10 गार्ड नहीं रख लूंगा. वहां पे मुझे 3 बाबू चाहिए, तो मैं 50 बाबू नहीं रख लूंगा. 3 के 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, बल्कि जितना AI आ जाएगा तो बल्कि और कम ही श्रिंक हो जाएंगे. मतलब इस तरह की मीनियल जॉब्स खत्म ही हो जाएंगी, राइट. सो एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करना मैंने कभी नहीं सुना कि एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीजिंग द पाई, इंक्रीजिंग द इकोनॉमी साइज कैन बी वन सोल्यूशन. ये मैंने कहीं नहीं सुना मैंने पूरे अपने 1.5 साल के 10-11 के अंदर वे हुई. सो आफ्टर यू डिड योर मास्टर्स, हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे एनजीओज में आके जॉब करने लगा. दैट वाज क्वाइट अ शिफ्ट. देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन हैदराबाद. Nandi Foundation, it's a huge foundation. In fact, it's initiated through Chandrababu Naidu's move earlier. So वहाँ पे मिड डे मील का किचन चलाते थे वो लोग. We used to run remedial classes in all the 1,000 schools in Hyderabad city. Used to work with government, minister से मिलना, DM से मिलना, CDOs से मिलना. That was very new to me, coming from a very corporate culture. And then just 1 year in IDS, one year in IDS Sussex. And then coming and working in social spaces. बल्कि मेरे पास ऑफिस हैदराबाद में ऑफिस था और मेरे पास सारे उर्दू स्कूल थे. मैं असदुद्दीन ओवैसी से 5 बार मिल चुका हूँ उस दौरान. मेरे पिक्चर्स भी उनके साथ. मैं उनके यहाँ जाता था क्योंकि वही थे, उन स्कूलों के सरपरस्त वही थे. हमें कोई पॉलिटिकल गेस्ट इनवाइट करना होता था अपने इवेंट में, उनको बुलाते थे. तो दिस वाज 2011-12 2009, 10, 11 8, 9 वहाँ पढ़ा, 9, 10. देन दे मूव मी टू मुंबई. वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था. दे मूव टू दिल्ली, वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था. ऑल राइट टू एजुकेशन. आई वाज अराउंड 3 years देयर. एंड देन मुझे कीड़ा काटा कि मैंने अर्बन तो समझ लिया, मैंने हैदराबाद समझ लिया, मैंने मुंबई समझ लिया, मैंने दिल्ली समझ लिया. मतलब वहाँ के क्या अर्बन पॉवर्टी के क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं. और उस समय आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है, बिकॉज यू आर इन सुपर लर्निंग मोड ना. हर कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, दुनिया के हर आदमी से मिलना है. देन मुझे कीड़ा लगा कि रूरल समझना है यार. रूरल में आई वॉज इन देयर सम मॉनिटरिंग कमेटी, तो रूरल प्रोजेक्ट में भी जाता था मैं नांदी के. बट वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो समझना पड़ेगा. क्योंकि आपको ना जब ऐसे तो समझ में नहीं आता कि क्या डीएम है, क्या एसपी है, क्या सीडीओ है, क्या ब्लॉक ऑफिसर है, क्या प्रधान है, क्या पटवारी है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली ना. ऐसे दूर से नाम पता है, व्हाट इज द इंटरलिंकिंग ना, होता क्या है ना. दिस इज द इशू ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एनीबॉडी हु इज नॉट एसोसिएटेड, रिलेटेड और इन एनी वे इन्वॉल्वड इन अ सोशल और पब्लिक लाइफ, उसको पता ही नहीं होता ग्राउंड पे चीजें चल रही क्या है, व्हाट इज द टेंशन वहां पे, कि वार्ड काउंसलर का क्या काम होता है, मेयर क्या काम कर रहा होता है, एमएलए एमपी से. तो वो मुझे एक्साइट करने लगा उस समय. तो मैंने फिर ये नांदी की नौकरी छोड़ दी एंड आई जॉइंड यूनिसेफ. और मैं ललितपुर बोल के बहुत पुअर जिला है उत्तर प्रदेश का. उत्तर प्रदेश की जो टेल है ना, जो मध्य प्रदेश में एंटर करती है, दैट टेल इज ललितपुर. इट्स वन ऑफ द बुंदेलखंड रीजन कहलाता है वो. बुंदेलखंड रीजन तो खैर बड़ा है, 7 डिस्ट्रिक्ट उसमें उत्तर प्रदेश के आते हैं, 7 उसमें मध्य प्रदेश के आते हैं. तो मैं ललितपुर में फिर यूनिसेफ में का असाइनमेंट लेने लगा और वहीं रहा. उसी समय 2012 के इलेक्शन भी हुए यूपी के.
और मैंने अखिलेश जी की, राहुल जी की, उमा भारती की, सबकी रैलियाँ अटेंड करी। मेरे ऑफिस के थोड़ा दूरी रैली होती थी, तो मैं शाम को 3-4 बजे रैली देखने जाता था कि तो दैट यूज्ड टू गिव मी क्या सेंस है उस समय क्या बन रहा है। बीएसपी की गवर्नमेंट थी उस समय 2007 से 12। पॉलिटिकल ट्रिगरिंग उस टाइम पे होनी जी, उस समय पॉलिटिकल ट्रिगरिंग, तब तक वो सोशल थी कि कैसे सोशल चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग द जो एनजीओ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल उसमें क्या कमेंट्री होती है, क्या नैरेटिव होता है उन्हीं चैलेंजेस में। तो डू यू रिमेंबर, क्योंकि उस टाइम पे अन्ना आंदोलन में चल रहा था। नहीं, अन्ना आंदोलन थोड़ा और चला, 13-14 में चला ना, 13-14 में चला। मैं था 11-12 में वहाँ पे। अच्छा, 11-12 फिर मैं दिल्ली आ गया। मैंने अन्ना आंदोलन के टाइम मैं दिल्ली में था। आई जॉइंड ए थिंक टैंक कॉल्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। इट वाज अ थिंक टैंक। आई यूज्ड टू टॉक टू पार्लियामेंटेरियंस टू रेज डिफरेंट काइंड ऑफ कंसर्न्स कि भाई कैश ट्रांसफर होना चाहिए। इनफैक्ट वी ब्रॉट अरविंद पानीग्रा, माय ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट अरविंद पानीग्रा for one of the member of parliament discussions, and where Piyush Goyal ji attended. Piyush Goyal ji उस समय में opposition में थे. Where even Jayant Chaudhary attended. Where I remember Shehzad Poonawala attended. He was a PS to some Congress MP then, right? और हम लोग ऐसे छोटे 15-20 लोगों का, and he talked about cash transfer. Cash transfer was very new then, right? And I was so happy that later Arvind Panigrahi became the first chairman of Niti Aayog, and cash transfers has become the norm of the day today. So I also have the tiny contribution in that idea to percolate. And we in CCS, Parth Shah was my boss. We did a lot of conversations around cash transfer. अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मेरे ख्याल से 11-12 में अच्छा खासा पिक कर गया था। 13-14 में फिर वो पीक हुआ और निर्भया और वो एक तरह से मिल गए वो मूवमेंट्स। क्योंकि 11-12 में तो आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत लोग इन्वॉल्व थे उस कैंपेन के अंदर, एंड बैक देन इट वाज ओनली इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एंड दैट वाज अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि 2G स्कैम्स, कोलगेट, ये सारे इतने सारे स्कैम्स हो रहे थे। बाबा रामदेव आल्सो स्टार्टेड अ लार्ज कैंपेन, व्यवस्था परिवर्तन, and that also had a overarching lines with Anna Andolan at many points. So you worked with Baba Ramdev later then. So ये जब ये आंदोलन चल रहा था, I was watching everything, right? तो बाबा रामदेव से एक दो किसी के मिलना हुआ। I was working in CCS 13 तक भी. Then at some point I realized that he's also kind of adding Narendra Modi's effort, and he took in fact a प्रतिज्ञा कि मैं पतंजलि तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, right? In fact I can say that after Narendra Modi and the whole apparatus of party and Sangh, in individual capacity, what Baba Ramdev did in 2014 was phenomenal, right? So I started working with a lot of teams that was working with Narendra Modi. So जो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ कैंपेन होता था वो हम बाबा रामदेव के साथ भी इमिटेट करते थे। चाय पे चर्चा होती थी तो उनके कैंपस में भी हम उनके इंस्टीट्यूशन में भी करवाते थे। अगर कोई एक मोबाइल कैंपेन था वोटर रजिस्टर करने का तो हम बाबा रामदेव के लिए एक नंबर इशू करवाते थे। You were doing while you were working at CCS? No, फिर मैंने CCS छोड़ दिया 2013। अच्छा। And I left and joined बाबा रामदेव formally। अच्छा, पतंजलि मतलब उनका एक पर्सनल टीम होती थी, उनकी पर्सनल टीम में अच्छा। which used to manage his communication, which used to manage research around him, right? Was it paying well? Not much, but it was good. It was good. But it was a good learning experience. It was good, super learning experience. The learning was very rich, right? Because Baba Ramdev has a huge संगठन। आज भी बाबा रामदेव 1 लाख युवा क्लास चला। I am curious, as an engineer and then you do your MBA and then you get into socio-political arena. It does not necessarily pay well. Right, I mean, yeah. Civil society does not. So मतलब I took almost a 1/5, 1/4 pay cut when I came back to India. Anyways, from my previous last corporate salary to Nandi Foundation. So Bhabhi was managing it all. No, it was tough. In fact, we had fights कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग ना। पहले हम लोग एज अ ड्रॉप ऑफ द हैट विदेश की टिकट करवा लेते थे। अब 5,000 रुपए की इंडिया से इंडिया की टिकट में भी 6 बार सोचना पड़ता है। अरे 5,000 की थी कल, अब 6,000 की हो गई, 7,000 की हो गई। पहले मैं स्विट्जरलैंड में मेरे मतलब सास ससुर से लेके माँ बाप, मेरी साली सबको घुमा देता था। मैंने ठीक है 50,000 की टिकट है, क्या चल रहा है। सैलरी आती है अभी 5-6-7 लाख रुपए विदेश में, है ना। तो वो तो ईजी हो जाता है, दैट बिकम्स वेरी ईजी, राइट। तो हाँ वो पे कट लेना पड़ता है। 13-14 तक you had a child and तो मतलब हाँ वी हैड अ चाइल्ड या अभी नाउ हैव 2 kids, one is 11, one is 5. I'm homeschooling both the kids. ये मुझे सोच के बोल रहा हूँ ना, मुझे भी डर लग रहा है कि ये बात रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है कि मुझे बच्चों की उम्र में ना सोचना भी पड़ रहा है। तो मैं मैच कर रहा था 11 है 2014 में ना, he got it 2013 यार। नहीं ठीक है फिर Right. So अन्ना आंदोलन हो रहा था, इंडिया का सिचुएशन you were seeing from close quarters, you were trying to understand कि socio politically By the time I was with बाबा रामदेव के टाइम पे भी आप अच्छे से उनको क्लोज क्वार्टर्स पे देख रहे थे। So what was happening? Where were you during 2013-14 election campaign? Because India was changing. I remember clearly where I was in that phase क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो अन्ना आंदोलन, against corruption,
वो सारा का सारा how it was evolving, why it was evolving, who felt seated, who sided, who knew that it is going to take a political turn very quickly, who felt seated and left the gang ke bhai what nonsense is this happening, what is taking shape. So I know those people, I know I've seen that from close quarter, but I want to understand from you, where were you during that sense? I understand you were working with so I started managing the communication digital largely for Baba Ramdev, and he was also part of the India Against, not with the same name but व्यवस्था परिवर्तन, और वो स्टेज भी शेयर करा उन लोगों ने साथ में, एंड वो कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, क्योंकि नाउ आई रियलाइज कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते होंगे, बिकॉज नाउ वी रियलाइज दिस एंटिटी कॉल्ड अरविंद केजरीवाल, दिस एनिमल कॉल्ड अरविंद केजरीवाल, राइट, कि हाउ कैप्चरिंग वाज ही. उनके लिए वो मूवमेंट नहीं था, उनके लिए तो था कि भाई बाबा रामदेव का चेहरा यूज करो, अन्ना का चेहरा यूज करो, जनरल वीके सिंह का चेहरा यूज करो, ऑल द बिलीवेबल फेस, यूज देम एंड अपनी पॉलिटिकल दुकान चलाओ. नाउ आई रियलाइज ऑन द हाइंडसाइट. सो मैं उनके ट्वीट मैनेज करता था, ट्वीट खुद ही करता था बहुत सारे. तो कभी फोन मेरा इधर उधर हो जाता था, मुझे ये डर नहीं लगता था कि मेरा फोन खो गया, लगता था कि यार उसमें ट्विटर लॉकडाउन है बाबा रामदेव का. सो उन दिनों फिर मैं उनके साथ काफी दिन हो रहा, फिर मैं 4-5 साल रहा उनके पास. फिर वो थोड़ी मेरे एंगेजमेंट कम करता गया मैं, बिकॉज वो एक हमने टीम सेटअप कर ली थी. हमने बहुत थोड़े से उनका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब लिया था, वो फिर मल्टीपल लैक्स और मिलियंस में पहुंच गए. फिर 2-3 लोग थे, फिर उन्होंने 20-25 लोगों की पूरी बिकॉज बाबा रामदेव जनरेट ऑनली 2-3 hours of video every day, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं. He is a yoga guru, so he does a yoga session every day, right? He is a Ayurvedacharya also, right? So he does a lot of Ayurveda work also. Then he has multiple institutions, so उनके बहुत सारे videos हैं. फिर he does a lot of social political commentary. अभी उनकी political commentary थोड़ी कम है, but he does a lot of social commentary, so he generates a lot of video. इतना video generate करना, फिर उसमें से निकालना, सुनना, tweet बनाना, text बनाना, right? So all of that, पहले 4-5 लोगों की टीम थी, फिर 20-25 लोगों की टीम हो गई. A major portion of your life, essentially in your young adulthood, if I should say, Lalitpur, Moradabad, Rampur, you've got Haridwar, Rishikesh. And then in corporate, I worked in a lot of this other places, big cities like Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore. So if I have to say one state where a lot of your work was concentrated, was That's UP. Uttar Pradesh. Otherwise, pan India, you worked in different places. Yeah. How was? I want you to reflect on what was Uttar Pradesh like before Yogi ji came to power. What was the situation like? Because I remember very clearly, or at least I remember conversation. I visited Kanpur recently. I visited Moradabad also recently. I was telling you. And I've seen, in its fair sense, Moradabad seems like it's 6-7 घंटे का सफर होगा. आज के टाइम पे 1.5-2 घंटे का सफर. नोएडा से निकले आप पहुंच जाएंगे. हाँ, नोएडा से निकले आप 2 घंटे के अंदर आप मुरादाबाद पहुंच सकते हैं. So what is your impression of what Uttar Pradesh was, or what the state was before Yogi ji came to power? You worked with Yogi ji or in some capacity closely with him. तो योगी जी के ऊपर आपने you've written Yogi trilogy also. Why don't you compare कि यार अखिलेश यादव, because मायावती की पॉलिटिक्स धीरे धीरे कम हो रही है, but अखिलेश यादव and the family is very much in close grip बनाया हुआ है उन्होंने पार में भी. At least सीट्स इतनी ना जीते हैं, but एक कुछ वोट like a noticeable opposition. So अखिलेश यादव एंड योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एंड बीजेपी सरकार में जो बनी, व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ कंपैरिजन? सी अर्जुन, लास्ट 30-40 ईयर्स का हम यूपी देखें, राइट, कल्याण सिंह रहे थोड़े समय मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह रहे, ये बीजेपी का रोल था, लेकिन उनके दोनों के टेन्योर काफ़ी छोटे रहे, है ना. लार्जली कौन रहा मुख्यमंत्री? मायावती और मुलायम, राइट, और अखिलेश को मिला ले. सो Mulayam Singh ji was the chief minister for 3 times. Mayawati was chief minister for 4 times, right? And Akhilesh's 1 term, if I add, so both 4 times, right? So they were who managed Uttar Pradesh in pre-Yogi era, largely, right? अगर मैं अपने बचपन के या अपने यूथफुल डेज के, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उसके किस्से याद करूँ तो मुझे क्या याद आता है कि मैं देख रहा हूँ कि अपने घरों से लोग, हम खंटी मारना बोलते हैं, कि वो तार में कटी ला के बिजली चोरी कर रहे हैं, कटिया भी बोलते हैं कुछ लोग. ये बड़ा कॉमन सीन था. हमें याद है कि लाइट 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे देना बड़ी नॉर्मल बात थी हमें. मतलब उसके लोगों ने उसके वो तरीके निकाल करना क्या है ना. तो जैसे घर में अगर 7 लोग हैं तो 7 हाथ के झलने के पंखे होते थे, सब अपना पंखा लेके चलते रहते थे.
दैट वाज उसमें कुछ अपने जोक कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ कार्ड्स खेल रहे हैं, That was अंताक्षरी, way और of लोगों ने अपने वो निकाल लिए थे भाई, अब लाइट तो जानी है। और जो थोड़ा सा वेल ऑफ है उसने वो जो खींच के वो जो रस्सी वाले जो इन्वर्टर है ना, वो हमें बड़ा मजा आता था कि जनरेटर सॉरी इन्वर्टर नहीं कहते, जनरेटर, तो हमें बड़ा मजा आता था। जब थोड़े बड़े हो गए तो उसमें ताकत बहुत लगती है, तो पहले तो अपने से हिलता ही नहीं था वो, जब थोड़े बड़े हो गए तो खोलने लगा, तो दैट वाज क्वाइट अ फन। तो वो था कि अब कौन जनरेटर ऑन करने जाएगा, तो हमारे पास तो नहीं था, वी नेवर फॉर, हमारे मामा जी के पास था, ही वाज अ बिजनेसमैन, तो उनके पास था रामपुर में, तो हम लोग जब उनके घर जाते थे तो वो जनरेटर ऑन करना हो, लेकिन नाउ रियलाइज कि यार वो था क्यों जनरेटर, राइट। और वो भी 1 घंटा ही चला पाते थे, क्योंकि महंगा पड़ता है। आप जनरेटर कोई घर में आता था तो इन्वर्टर चलता था, जैसे भाई सब गर्मी में खाना खाना हो तो आप आधा घंटे चला लो, गर्मी में खाना खाना पड़े। दैट वाज अ मेमोरी। मुझे याद है जब हम लोग ऋषिकेश से रामपुर जाते थे तो सड़कों की ऐसी हालत थी कि मुझे याद है 1-2 बार हम लोग इतने ऊपर से उछले कि हमारा सर वो बस की छत पे लगा, मतलब दर्द होता था, बच्चे गिर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। वो सीन मुझे अभी भी याद है कि कितना, मतलब एक बहुत ही डिलैपिडेटेड सा उत्तर प्रदेश था। आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे तो आपको शक की निगाह से देखा जाता था, अच्छा यूपी वाले भैया हैं, पता नहीं इनकी डिग्री फर्जी है। हमारी डिग्रियों पे बहुत डाउट होता था, क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने मंच से चीटिंग को जस्टिफाई किया। कैन यू इमेजिन दैट? अखिलेश यादव के मंच से, मतलब जहाँ पे बड़ी रैली में बोल रहे हैं वो कि अभी पास होने के लिए थोड़ी मोटी चीटिंग कौन नहीं कर लेता, हमने भी चीटिंग करी है अपने ज़माने में। यार ये क्लोज कॉन्वर्जेशन में बोल लो, आप यूथ को क्या दे रहे हो? आप खुद तो पढ़ के आए हो, इन्होंने इंजीनियरिंग करी है कोई बैंगलोर से, कर्नाटका से, एनवायरमेंट साइंस में। और फिर मैंने उनका ना अभी रिसेंटली उनका पर्चा चेक कर रहा था, मैं पर्चे जरूर देखता हूँ जो भरते हैं ना चुनाव में, उन्होंने पिछले सारे पर्चों में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री लिखी हुई है केवल। और इनके सारे प्रवक्ता बोलते हैं भैया तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, भैया तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। अमर सिंह ने इंटरव्यू में कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया दाखिला करवा के लाया टीपू जी का। तो मैंने कहा क्या है ये, क्यों फिर डिग्री क्यों लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया की? देन आई रियलाइज कि ऑस्ट्रेलिया की डिग्री पूरी नहीं करी, क्योंकि आपको पता है हर डिग्री में एंड में जितनी मास्टर्स डिग्री होती है, आपको एंड में 10,000 वर्ड्स का 20,000 वर्ड का डिसर्टेशन लिखना पड़ता है, एंड दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी पीएचडी। आपको एक ओरिजिनल वर्क लिखना पड़ता है। वो मेहनत का काम, मेहनत कैसे होगी राजा जी से? तो उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी, वो मजा मस्ती करके आ गए ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी। तो उनके सारे तो ऑस्ट्रेलिया जो बोलते हैं वो सब फर्जी है, कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। गए होंगे किसी कॉलेज में थे, मजा मस्ती करके खा पी के वापस आ गए। जो इंदिरा गांधी की भी थी, मैं जब ऑक्सफोर्ड गया तो एक जगह उनका बुत लगा हुआ था कि इंदिरा गांधी इस कॉलेज में पढ़ी है, मार्गरेट थैचर भी पढ़ी है। तो मैंने कहा उनकी डिग्री तो नहीं कर, हाँ वो डिग्री पूरी नहीं कर पाई थी। मैंने कहा फिर कहाँ पढ़ी है, मतलब मैंने तो पासिंग भी, शी पास थ्रू है, राइट। तो ये जो आपने कंपैरिजन पूछा ना, मुलायम सिंह ने मेहनत करी, लालू प्रसाद ने मेहनत करी। वो अलग बात है कि उस मेहनत के बाद उनको पावर मिली तो वो लोग करप्ट हो गए उस पावर से। तो मैंने बेसिकली ग्राउंड रनिंग की, हाँ, लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को मोबिलाइज करा, ओबीसी पॉलिटिक्स गेन कर रही थी। ओबीसी पॉलिटिक्स को जैसे ही मंडल का मूवमेंट आया, उनका ये तो बड़ी बिल्कुल हाथ में रखी मिल रही, उन्होंने उसको मोबिलाइज करा अपने अपने स्टेट में। लालू ने बिहार में, मुलायम सिंह यादव ने यूपी में करा, लेकिन अखिलेश यादव को ऑलमोस्ट वो थाली में परोस के मिल गई। 2012 में थोड़ा उन्होंने मेहनत करी, साइकिल वाइकिल चलाई, थोड़ा लगा कि गुंडागर्दी कम होगी शायद, नया लड़का आया विदेश से पढ़ के, पहले बहुत चर्चा में करते थे विदेश से आया। अब विदेश से आया नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो डिग्री सबको पता है ही नहीं, फर्जी है वो। तो जैसी पहले तो उनके पास हावी बहुत सारे लोग हो गए, कहते थे 5 मुख्यमंत्री हैं, 5.5 मुख्यमंत्री हैं, मतलब शिवराज जी एक हैं, सॉरी शिवपाल एक हैं, राम गोपाल एक हैं, मुलायम सिंह खुद एक हैं, आजम खां हैं, तो वो लोग ही चलाते थे सरकार। फिर एक तरह से पार्टी छीनी उन्होंने, आपको याद है वो माइक छीना मुलायम सिंह से, सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो पार्टी छीनी। उसके बाद से चुनावी रूप से अखिलेश कुछ नहीं कर पाए। 2012 के बाद से ऑलवेज अ डाउनफॉल फॉर समाजवादी पार्टी। 2014 का लोकसभा हारे, 2017 का विधानसभा हारे, 2019 का लोकसभा हारे, 2022 का विधानसभा में थोड़ा चैलेंज दिया, वोट परसेंटेज हाईएस्ट पहुंचा आज तक का 36%, और लेकिन वो भी हारे, 100 सीट आई उनकी, वो भी हारे। तो ये वर्सेस योगी आदित्यनाथ हु इज लाइक अ वेरी पॉलिटिकल ब्रेन, अ लीगल ब्रेन एंड वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन। 19 साल पार्लियामेंट में विद लाइक 80%, 85%, 90% अटेंडेंस, asking 300 questions in parliament to his own government, asking, participating in debate, presenting private member bills, a very engaged parliamentarian versus अखिलेश यादव, जिनकी जब पार्लियामेंट में रहे तो अटेंडेंस कितनी है, 30%, 35%। मतलब दिल्ली में घर मिला है भाई आपको सरकार 25 टिकट देती है हर सांसद को आने जाने के लिए घर से फ्लाइट के, तब भी आपकी 30% अटेंडेंस है, 35% अटेंडेंस है, राइट। अभिषेक बनर्जी की मैं देख रहा था 13% अटेंडेंस है, राहुल गांधी की 45% अटेंडेंस है। राहुल गांधी के घर से चलना शुरू करोगे 10 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाओगे। सो दीज आर ऑल लाइक, ये चुनावी पॉलिटिशियंस सारे, ये चुनाव में जाके कुछ बोलने लगेंगे, अदरवाइज दे नेवर वर्कड हार्ड, राइट। सो ये जो कंपैरिजन है ना, वो देखा उत्तर प्रदेश ने कि एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर पहली बार मिला उनको कई सालों में। तो डू यू सी कि अंटिल 2014
यही नॉर्मल वे था इंडियन पॉलिटिक्स का, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई आर्ग्यू के योगी आदित्यनाथ इज इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एस्टैब्लिश कर दिए कि सेंटर के अंदर, या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात सीएम भी रहे हैं, तो सीएम के तौर पे उन्होंने जो काम किया उसके लिए उन्होंने एक नया पहली बार मॉडल आया। हमने कभी किसी स्टेट का मॉडल कहाँ सुना था? गुजरात मॉडल बिकेम अ वर्ड कि गवर्नेंस का भी मॉडल बन सकता है। पहले तो मॉडल क्या बनते थे? मार धाड़, या फिर ये क्या कहते हैं उसको, ओनली पॉलिटिकिंग के, कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कर ली। सोशल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, दैट्स जस्ट वोट बैंक। वो देखिए, एक काम हुआ अर्जुन कि कांग्रेस ने ना एक बड़ी इजी सी पॉलिटिक्स इनोवेट कर दी और वही सबको सिखा दी, उसकी पुड़िया सबको दे दी। वो क्या है कि मुस्लिम को अपीस करो, उसको अलग अलग मत होने दो, उसको एक मुश्त दो, उसमें बोलो कि शिया सुन्नी का डिवीजन की कोई बात ही मत होने दो, पसमंदा अशरफ की कोई बात ही मत होने दो। मुस्लिम इज वन कम्युनिटी, राइट? और उनको हिंदुओं का डर दिखाओ कि भाई वी आर योर मसीहाज। और हिंदू को कभी हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम दलित हो, तुम यादव हो, और एक कोई कैटेगरी ले लो, मुसलमान के साथ बनाओ रेसिपी तैयार। क्योंकि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि 25-30% तो आप सरकार बना लेते हैं, आपको 50% तो नहीं चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह। तो जब आपको 50% नहीं चाहिए, आप 30% में सरकार बना लेते हैं, आपने 15-17% वोट एक कास्ट का ले लिया, 2 कास्ट का मिला के बन गया, काम करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स उसका नाम भी दिया सोशल इंजीनियरिंग कर ली। सोशल इंजीनियरिंग करनी, आपने 4 कास्ट को एक लॉलीपॉप दे दी, दैट्स ऑल। कि हम आप काम उनके लिए भी नहीं करा खासा कुछ, काम मुसलमानों के लिए नहीं करा। नहीं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो क्यों कहती है अगर मुसलमानों को बहुत सारा काम किया होता। ये पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी ने आके बिल्कुल मिटा दिया, ये ग्रामर ही चेंज कर दी मुझे लगता है 2014 से। वो बहुत बड़ा, एक तो 24/7 काम, वो जब विदेश जाते हैं तो पता लगता है। विदेश में जाते हैं, बल्कि अशोक श्रीवास्तव जी ने अपने वीडियो में कहा था, जो डीडी में काम करते हैं, कि पहले 1 मीटिंग होती थी, 2 मीटिंग होती थी, कभी मनमोहन सिंह है, अभी सुबह से शाम तक मीटिंग होती है। विदेश जाने का चाम ही खत्म हो गया पत्रकारों का। पहले उनके हवाई जहाज में जाते थे, अब वो खत्म हो गया। पहले दारू की बोतलें मिलती थी, वो खत्म हो गया। तो एक 24/7 काम करना है, तब आप यहाँ पे रहिए, IAS ऑफिसर भी और मेरे साथ के नेता भी, जो भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने ग्रामर सेट कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं एक नया वोटर बैंक बनाऊंगा जिसका नाम है बेनिफिशियरी। वो इसलिए वोट करेगा क्योंकि उसका जीवन सुधरा है, और ये सरकार का काम था। सरकार का काम नहीं था कि यादव को लॉलीपॉप दो, दलित को लॉलीपॉप दो, हिंदू को लॉलीपॉप दो, मुसलमान को लॉलीपॉप दो। सरकार का काम था कि वो काम करे। तो दैट्स इनफैक्ट माई बुक, जो मैंने लिखा है 101 रीजंस व्हाई आई वोट फॉर मोदी। बिकॉज काम इतने सारे हैं ना, यू हैव टू टैबुलेट देम। आपको लिस्ट करना पड़ेगा, गरीबों के लिए क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ, आर्मी के लिए क्या हुआ, कल्चरल नसों में क्या हुआ, राइट, एजुकेशन में क्या हुआ, वो सब आपको टैबुलेट करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली वन शुड नो कि व्हाई इंडिया इज वोटिंग रिपीटेडली फॉर नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए, आप एक नॉर्मल एवरेज गरीब आदमी की देखिए, उसके घर पे छत है भाई, 4 करोड़ लोगों के घर में छत है। 4 को अगर 5 से भी इंटू कर ले तो 20 करोड़ लोगों को तो हाउस ओनर बना दिया भाई नरेंद्र मोदी ने। टॉयलेट जाना, मुझे याद है, हम जब मैंने आपको बताया ओपन डेफिकेशन वाज अ टॉपिक इन यूके एंड इन ललितपुर आल्सो। अब 10 करोड़ घर में टॉयलेट है, वो टॉपिक ही खत्म हो गया, ओपन डेफिकेशन टॉपिक ही खत्म हो चुका है। गैस उनके लिए जादू है आज भी। गैस और पानी उनके लिए मैजिक, बताओ क्यों है? क्योंकि जैसे वो नल खोलते हैं, जैसे वो गैस जलाते हैं, उनके लिए लगता है कि किसी ने सिर से उठा लिया वो 10 किलो की लकड़ी और 20 किलो का मटका। मैं जितने भी बॉडी बिल्डर हमारे लड़के हैं ना, उनसे बोलता हूँ घर की बाल्टी उठाएं, घर की 15 लीटर की सिर पर रखें और चले, नानी याद आ जाएगी। सिर दर्द होने लगता है, इफ यू पुट सो मच वेट ऑन हेड ना, योर हेड स्टार्ट्स पेनिंग। ये औरतें कर रही थी 20 सालों से। नरेंद्र मोदी ने वो भार उठा लिया उनके सिर से, क्यों वोट नहीं करेंगी भाई वो? बल्कि एक औरत ने मुझे ललितपुर में इंटरेस्टिंग बताया, घर देखने गया था उनका मैं, PM आवास का। उसने कहा सारे घर के लोग खड़े थे, 5 लोग थे, ये सारे लोग मेरे घर में रहते हैं। तो आई डिडंट गेट इट, राइट। तो वो नेम की पट्टी उनके नाम की लगी थी। PM आवास में 95% जो घर होते हैं वो महिला के नाम पे मिलते हैं। सो जो महिला में जो प्राइड है ना, पहले क्या होता था, घर का जो बड़ा मेल मेंबर होता था वो डिसाइड करता था वोट कहाँ जाएगा हमारा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे गाँव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे टोले का, या हमारे परिवार का। अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा है। अब वुमेन की पावर आ गई घर में, उसका से आ गई, उसके घर में रह रहे लोग वो, और उसकी लाइफ थोड़ी आसान भी हो गई। जब आपकी आसान हो जाती है लाइफ ना, तो आपका से भी बढ़ जाता है। अब वो पानी भरने का उसको मेहनत नहीं बचा है, अब उसको वो खाना बनाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, अब राशन भी आराम से मिल जाता है, ऊपर का पैसा भी है, DBT से किसी ना किसी DBT का आया हुआ है। सो वो भी शाम को आपका पॉडकास्ट देखती है, वो भी TV देखती है, वो भी धार्मिक कार्यक्रम देखती है, वो भी एंटरटेनमेंट के सास बहू के सीरियल देखती है। अब वो भी एंटरटेनड है, इन्फॉर्म्ड है, उसकी भी ओपिनियन है। पहले उसकी ओपिनियन नहीं थी, पहले तो खटी पड़ी थी वो एक मजदूर की तरह घर में। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये छोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों के कई बार ना कुछ चीज़ सामने होती है, जैसे हमारे बच्चे को कोई और देखता है बाहर से आकर, तो बड़ा हो गया, हमें लगता है हम रोज देख रहे हैं उसको। तो ये जो थोड़ा करके इतना सारा हो गया, जब हमने अभी डेटा सुना कि 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं
दिस इज आउटकम ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट? इसलिए इसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत पड़ी। और यही मुझे एक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में डिफरेंस दिखता है, यही मुझे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में उनकी एक फॉर्मूला की पॉलिटिक्स थी। एक वोट बैंक को मिलाओ, सोशल इंजीनियरिंग करो, वोट ले लो, काम वाम कुछ नहीं करो। नरेंद्र मोदी की मेहनत की पॉलिटिक्स है, 24/7 काम करो। योगी की 24/7 काम करो और लोगों को लाभार्थी लेके वोट करो, ना कि उसको कास्ट का वोट लो। और दूसरा, उन्होंने हिंदू कंसोलिडेशन किया। भाई अब मुझे हिंदू होने में प्राइड है। मेरा प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो गीता गिफ्ट करता है, ताजमहल नहीं गिफ्ट करता। मेरे टूरिज्म के ब्रोशर पहले ताजमहल से शुरू होते थे, ताजमहल पे खत्म हो जाते थे। अब उसमें अक्षरधाम भी होता है, उसमें काशी विश्वनाथ भी होता है, उसमें अब विंध्यावासिनी भी होती है, उसमें अब गोरखपुर का मठ भी होता है, उसमें साउथ के टेम्पल भी होते हैं। जब शी जिनपिंग आए इंडिया में, चाइना के प्रीमियर, तो उनको तमिलनाडु के एक टेम्पल में लेके गए, मुंड पहन के थे प्रधानमंत्री। जब नई पार्लियामेंट बनी, उसमें जो साउथ की परंपरा है कि संगोल से आप पावर पास ऑन करते हैं धर्माचार्य आपके, तो वो हुई। हम लोगों को सोचो, इंडिया में रह के नहीं पता था संगोल क्या है नॉर्थ इंडियन को। हमने सर्च करा उस दिन, पूरे टीवी में ये डिबेट थी, संगोल क्या होता है, संगोल क्या होता है। सो इंडिया होने में, इंडियन होने में, भारतीय होने में, भारतीय परंपरा को पालन करने में जो प्राइड दी, उससे एक दूसरा कंसोलिडेशन हुआ। तो ये दो कंसोलिडेशन जो है ना, लाभार्थी कंसोलिडेशन और इंडियन भारतीयता सनातनी कंसोलिडेशन, इससे जो ग्रामर थी पुरानी, वो बिल्कुल मिट गई एक तरह से। दैट्स वाई दे आर सो रैटल्ड ना। तभी आप जो चुनाव कैंपेन देखोगे ना, ये अपोजिशन का, इट्स सच ए नेगेटिव कैंपेन। ये पूरा भ्रम, कंफ्यूजन, झूठ, इसका कैंपेन है। आप क्या देख रहे हैं? और कास्ट सेंसस, मतलब वो आदमी कह रहा है मैं पाई को बड़ा कर दूंगा, नरेंद्र मोदी, मैं इंडियन इकोनॉमी को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। वो कह रहा नहीं, कास्ट बताओ, तुम अपनी कास्ट बताओ, तुम अपनी कास्ट बताओ। इसे मैं वेल्थ की रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। मतलब हार्डकोर लेफ्टिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट कंट्री में रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात खत्म हो गई है। नहीं, सो वी डिस्कस्ड इट एनी वन टाइम ड्यूरिंग अभी इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर, राइट, कि कैसे पहले की जो राजनीति हुआ करती थी उसके अंदर कास्ट को रिपीटेडली गिराया जाता था, हिंदू वोट्स को, और कॉन्शियसनेस क्रिएट करी जाती थी। हाँ, कि आपकी कास्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाती थी डेलिबरेटली, और मुस्लिम वोट्स जो होते थे उनको उसमें कभी पसंदीदा वर्ड सुना आपने 10 साल पहले? आपने अशरफ, शिया सुन्नी सुनते थे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना स्ट्रैटिफिकेशन है इस्लाम में, उनकी मस्जिदों में, उनकी शादियों में है। हाँ, तो उनके बारे में बात नहीं, हमें पता ही नहीं था कभी। सो डू यू थिंक 2024 के चुनाव के अंदर, रनअप के अंदर, पिछले 2-3 महीने के अंदर आपने सोशल मीडिया के अंदर बहुत जगह आपने इस तरह की कास्ट कॉन्शियसनेस को राइज करते हुए बड़े सारे हैंडल्स उठकर आए थे अचानक से, जो बार बार आपके कास्ट को कि भाई ये क्षत्रिय समाज हो गए, राजपूत इतिहास हो गया। योगी जी पे ठाकुरवाद का चिपकाया जाएगा, योगी जी पे चिपकाया जाएगा कि वो तो ठाकुर ठाकुर कर रहे हैं। कि देखिए, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि 2014 से पहले वही उनकी ग्रामर थी। सो डू यू थिंक और व्हाई डू यू आर्ग्यू कि अब तक भी, I also think the same, कि उनकी ग्रामर चेंज नहीं हुई है। This is where they exactly fail, कि इंडिया कैसे चेंज हो रहा है। इंडिया ओवरऑल ही हमारा प्लेन शिफ्ट हो रहा है। हम जिस बेंचमार्क पे एस्टैब्लिश कर दिया एक नया गवर्नेंस का, एक नए प्लैंक पर हमें ले आए, जिसके अंदर हम आज है लाभार्थी की बात करते हैं। हम इसकी बात नहीं करते। अब कुछ दिन पहले हरदीप सिंह पुरी जी ने भी एक कंपैरिजन किया था, और उसके अंदर यही बात आई थिंक इंपॉर्टेंट है जो रिपीट की जाएगी, कि we are no more considering, और party may be considering at its end, मतलब वो वेटेज बहुत कम है उसकी। ऐसा नहीं है, मतलब अगर हम ये कहें कि कास्ट खत्म हो गई और बीजेपी कास्ट के हिसाब से टिकट नहीं देती, दैट विल बी शैम। हाँ, लेकिन वो उनका पहला क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अब परफॉर्मिंग, जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर आपने जिस कास्ट से सीएम बनाया, अरे आप मध्य प्रदेश छोड़िए, आप हरियाणा में खट्टर जी नॉन जाट को देना वो कैन बी पॉलिटिकल रिस्क। रघुवर दास जो नॉन ट्राइबल है, उनका कैन बी पॉलिटिकल रिस्क। योगी आदित्यनाथ हु डजंट कम, जो वैसे साधु की तो कोई जात नहीं होती, लेकिन एक दलित ओबीसी पॉलिटिक्स वाले में प्रदेश में आपने योगी आदित्यनाथ को दे दिया। ये रूपाणी जो नॉन पटेल हैं, या देवेंद्र फडणवीस जो नॉन मराठा है, इनको देना वाज लाइक गोइंग बियॉन्ड द कास्ट, कि भाई मैं मेरिट पे दूंगा, परफॉर्मेंस पे दूंगा। सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्रिवन, और डू यू थिंक दैट दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? आई थिंक बोथ। सी, नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट बीजेपी ट्रेनिंग एंड आरएसएस ट्रेनिंग इज एवर क्रिएटेड, राइट? तो नरेंद्र मोदी की कोई भी चीज़ वो आती उसी बैकग्राउंड से है ना। वो उनकी जो ट्रेनिंग हुई है 15-20 साल, जो लैबोरेटरी तो आरएसएस ही रही है। उनका जीवन कहाँ कटा है? उनका जीवन प्रवास में कटा है। जो चरित्र निर्माण जो आरएसएस का कोर है, जो उसकी शाखा में भी है, वो संस्कृत भारती, विज्ञान भारती, संस्कार भारती, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, उसका कोर क्या है? भारत को समझना, भारत के समाज को समझना और भारतीयता को समझना। उनके लिए वो ट्यूशन क्लास नहीं है। देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए भारत एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, उनके संघ के परिपाटी के द्वारा। राहुल गांधी के लिए भारत और गरीबी दोनों एक ट्यूशन की क्लास है। और उनके ट्यूटर कैसे हैं? सैम पित्रोदा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, जिनमें आदों ने कभी चुनाव नहीं लड़े, ना भारत देखा है।
जिनका भारत भी अंग्रेजी किताब से सीखा है उन्होंने। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, कि आपने अभी देखा राहुल गांधी को किसी ने सजेशन दिया कि तुम थोड़े घरेलू बन जाओ, तो उन्होंने पता क्या करा, जैम बनाया और जैम को बोला मार्मलाटे। एक तो कितने लोगों को आप अपने ऑफिस में मार्मलाटे वर्ड पता है, मार्मलाटे मैं विदेश में रहा, मार्मलाटे ये जर्मन फ्रेंच वर्ड है जैम के लिए। यार आम की चटनी बनाओ, अचार बनाओ, आपको घरेलू दिखना, मम्मी के साथ वो एक बड़ी अच्छी सुंदर सी बास्केट लेके कैंची से बड़ी महंगी सी वो संतरे काट रहे हैं, उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड छील रहे हैं, जैम क्रिएट कर रहे हैं, मार्मलाटे, राइट। मैंने कहा आप कहाँ पर हैं, मतलब आपको शायद कैम्ब्रिज में 100 लोग मिल जाए बैठने के लिए, ऑक्सफोर्ड में मिल जाए बैठने के लिए, लेकिन आपको 12 में वोट नहीं करेगा। नहीं तो वही तो हुआ है ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा वेरिड है और बहुत, और वो लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो लिव्ड एक्सपीरियंस है। वो 15 साल आरएसएस में निकाला, 15 साल भाजपा संगठन में किसी को नाम पता था, किसको नाम पता था कौन है नरेंद्र मोदी? 2001-2000 संगठन पत्रकारों को पता था, तो उन्होंने जिया, उनको पता है चुनाव। आपने अभी परसों देखा वो बिहार गए थे, वो बिहार के ऑफिस में घुस गए, भाजपा ऑफिस में घुस गए और उन्होंने संगठन की मीटिंग ले ली, माइक लेके खड़े होके, संगठन की, चुनाव की, बूथ की, क्योंकि वो तो उन्होंने करा है ना। ऐसा नहीं कि कोई और जिता रहा है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी ने भी वही बूथ, वही मंडल, वही ब्लॉक, वही वोटर, वही रिप्रेजेंटेटिव सब देखे हैं। तो ये व्यक्ति आना और ऐसे सलाहकार होना जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, तो फंडामेंटल बड़ा ड्रास्ट डिफरेंस है अर्जुन। बट you work considerably in some close capacity with योगी आदित्यनाथ also. मतलब हाँ, उनकी किताबें लिखने, जब भी मैंने किताबें लिखी, उनसे मिला, उनके काम को ऑब्जर्व करा, खासकर सेकंड बुक जो मैंने लिखी द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, तो मैंने एक एक फील्ड को देखा कि एजुकेशन में हुआ क्या है। कल आई वाज सरप्राइज, मैंने कल सुबह सुबह एक ट्वीट करा, मैं प्रयाग गया था, तो मेरी आदत है मैं किसी स्कूल में घुस जाता हूँ, राशन की दुकान में घुस जाता हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं ही रोजी लिख रहा हूँ, भाई चीज़ें हो रही हैं, गर्मी का समय है ना, मैं स्कूल में घुसा, है ना, कोई मुझे एक दुकान पे पहचान गया, उन्होंने कहा सर आप तो आते हैं, तो मुझे स्कूल देखना है, मुझे स्कूल में ले गए, है ना। स्कूल में हर कमरे में पंखे चल रहे थे, हर कमरे में लाइट जल रही थी। उन्होंने कहा कि सर मैं ना एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। उसने मुझे चेक करा यहाँ पे और क्यूडाइस नंबर लिखा था, स्कूल एंटर करा और स्कूल आ गया, स्कूल के सारे बच्चे आ गए, सारे बच्चे, 2 करोड़ बच्चे ऐप में हैं, पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है, सारे 1.5 लाख स्कूल ऐप में है। उसने कहा सर मैं एक बच्ची को टेस्ट करता हूँ, रैंडमली उसने एक बच्ची को उठाया और उसने टेस्ट करना चाहिए, मैंने वो वीडियो भी बना के डाला है ना। वो बच्ची की रीडिंग कॉम्पिटेंसी, मैथ्स कॉम्पिटेंसी के ऐप में चेक हो रही है, जो योगी इतना लखनऊ में बैठ के दे सकते हैं, ऐसे 2 करोड़ बच्चों की हो रही है। दिस इज हैपनिंग। टीचर जो लीव ले रहा है वो ऐप में ले रहा है, यूपी में हो रहा है, रूरल यूपी में, वहाँ पे मिड डे मील अच्छे से है, पंखा चल रहा है, टॉयलेट्स बहुत अच्छे से हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। मिशन कायाकल्प और मिशन निपुण से चेंज कर दिया। उस ट्वीट में शाम तक 2 लाख व्यू आ गए। सो यानी कि पीपल ऑफ इंडिया हैव एपेटाइट फॉर गुड गवर्नेंस। हमने उनको दिए नहीं, हम ट्वीट यही लिखते रहे बस कि ये हो गया वो हो गया। आप गुड गवर्नेंस के ट्वीट पे भी 2 लाख व्यू आ सकते हैं। आई वाज सुपर हैप्पी। लिंक्डइन पे भी व्यू आ रहे हैं उस पर गुड गवर्नेंस के ट्वीट को। सो ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ कई बार वो जो बुलडोजर वाला नैरेटिव है ना, उसने ओवरशैडो कर दिया योगी आदित्यनाथ के बाकी गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को, कि वहाँ पर राशन कैसे बढ़ता है, यूपी में शिक्षा में क्या हो रहा है, वो क्योंकि वो बिग स्टोरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था, सड़क पे चल नहीं सकते 6 बजे के बाद, तो ओवरशैडो कर दिया। ओके, दिल्ली आते जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अभी व्हाट इज योर असेसमेंट, कितने सीट्स आ रही है? देखिए मेरे हिसाब से वी आर अबाउट 10 days away from दो चरण बचे हैं बस, ओनली 6th and 7th। मेरे ख्याल से 25 को एक पोलिंग और 1 को एक पोलिंग, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की खुद की पोलिंग 1 को है, गोरखपुर में पोलिंग 1 को है। तो बनारस के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया बिफोर वी जंप इनटू योर नंबर? देखिए बनारस में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी जो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है उसको सबसे पहले बनारस और प्राइम मिनिस्टर से एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट सीखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर रह के वो 40 से ज़्यादा बार जा चुके हैं। बाकी लोगों को तो ये बहाना होता है, अरे मैं तो मंत्री हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो समय ही नहीं मिलता है। प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बिजी आदमी है कोई, उनको विदेश भी देखना है, उनको भारत भी देखना है, उनको चुनाव कैंपेन भी देखना है। वो 40 से 44 बार बनारस जा चुके हैं। बनारस इज़ ए डिफरेंट सिटी। उसके आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, उसके आप एयरपोर्ट देख लीजिए। एयरपोर्ट से शहर में, मेरी लाइफ में आजकल 2 बार फ्लाइट मिस हुई, दोनों बार बनारस में, क्योंकि वो पहले बनारस के एयरपोर्ट जाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें 2 घंटे भी लग सकते, 3 घंटे भी लग सकते। अब सीधे ओवरब्रिज सीधे आपको शहर में उतार देता है। अब वहाँ पे अब कारपेट के सिंपोजियम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ भदोही और बनारस एक बहुत बड़ा बेल्ट है। वहाँ के जो घाट है वो मिट्टी में अटे रहते थे। 80 घाट आपको दिखता ही नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े मिट्टी के टीरे लग जाते थे बरसात के दौरान। अब वहाँ पे सुबह बनारस के इवेंट्स होते हैं। वहाँ पे रोज सुबह योगा की बड़ी एक प्रोग्राम होता है। वहाँ के 80 घाट एक से सुंदर हो गए। कोई गिटार बजाता मिलेगा आपको, कोई वायलिन बजाता मिलेगा। वहाँ पे बोट क्या सुंदर हो गई है सारी। पूरा शहर में जो तार है वो अंडरग्राउंड हो गए। इट्स अ वेरी डिफरेंट सिटी, इकोनॉमिकली वेरी वायब्रेंट सिटी। 8 से 10 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है वहाँ पर। तो हेल्प मी अंडरस्टैंड, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि हिंदू वोट या फिर एक तो भारतीय वोट जो अपनी आंखों के सामने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रहा है, जिसको जो एनी अडल्ट जिसने पिछले 12-15 साल देखे हैं, उसको इस देश की व्यथा पता है कि 2010 के अंदर हम कहाँ थे, और वो देख पा रहा है 2014 के अंदर हम कहाँ हैं। ठीक है, 2014 में कहाँ थे और 24 के अंदर हम कहाँ हैं।
व्हाई डू यू थिंक कि पॉलिटिकली क्या ये उतने ही वोट्स के अंदर कन्वर्ज हो पाएगा? देखिए ये हुआ भी है ना, ऐसा नहीं कि ये 14 में 19 में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, अलग अलग स्टेट असेंबलीज में हुआ ना। बीजेपी इज रूलिंग इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। ये हुआ इन दो कारणों से कि लोगों ने पिछले 10 साल में वो लिव्ड एक्सपीरियंस देखा है, चाहे वो कल्चरल साइड में हो, जब वो अयोध्या के टेम्पल जाते हैं, जब वो बनारस के टेम्पल जाते हैं, तो पहले तो टेम्पल को देखते हैं इतना इतना सुंदर, और उस जर्नी को भी देखते हैं कि मैं जिस एयरपोर्ट से आया, जिस सड़क से गया, जिस जगह मैं खाना खा रहा हूँ, वो भी एक अलग लेवल का है। So राम राज्य के लक्षण और राम दोनों आ गए साथ में, दोनों देख रहे हैं। आपको जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो सारे आपको सामने सामने दिख रहे हैं आपको, मतलब आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, which is why political opposition चाहे कितना भी आए, चाहे कांग्रेस ऑपोजिशन या कांग्रेस एनी अदर ऑपोजिशन will start arguing कि मोदी ने क्या काम किया, मोदी के दिख रहा है, वो कैसे वो नेगेट कर रहे हैं, वो सबको सामने दिख रहा है, which is why मेरे ख्याल से वो वोटर्स के वोटर में कन्वर्ट भी हो रहा है। इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस फॉर लॉट ऑफ पीपल। सो व्हाट इज योर फिगर फॉर द पोल्स? देखिए मैं फिगर से पहले एक चीज कहूंगा। 1-1.5 साल पहले ड्यूरिंग द कमेंट्री आई सेड देयर वर 3 वरी स्टेट्स फॉर बीजेपी, राइट, व्हिच कैन लोअर डाउन द टैली ड्रास्टिकली। बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। वाई बिहार? बिकॉज नीतीश कुमार लेफ्ट एंड बीजेपी डिड नॉट हैव टाइम कि उन सीटों पे, बहुत सारी सीटों पे बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा कभी बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार वाज फाइटिंग फॉर देम। दूसरा महाराष्ट्र, बिकॉज उद्धव शिवसेना डिच देम, उनको चीफ मिनिस्टर बनने का चार्म था, तो वो एक बेस चला गया। बहुत सारी सीटों में शिवसेना जहाँ पे लड़ती थी वहाँ पे बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। और तीसरा कर्नाटका, बिकॉज कर्नाटका में द लॉस्ट स्टेट इलेक्शन, और वहाँ पे लीडरशिप का थोड़ा इशू था लोकल, पोस्ट येदियुरप्पा एरा। ये तीनों स्टेट्स बीजेपी ने बाय द टाइम इलेक्शन के मैनेज ब्यूटीफुली वेल। जो कास्ट सेंसस के बड़े प्रणेता थे इंडिया अलायंस के, नीतीश कुमार वही ज्वाइन कर गए, वो एक रिस्क चला गया। महाराष्ट्र में दोनों स्प्लिट हो गए, एनसीपी के 2 फाड़ हो गए, शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, और बोथ द पार्ट विच हैव द ओरिजिनल सिंबल शिवसेना, वो बीजेपी के साथ आ गए, राइट। और कर्नाटका में विद अ टाई अप विद जेडीएस एंड विद कांग्रेस गवर्नमेंट डूइंग मेजरेबली बैड, राइट, वो एक ये जो तीनों लीकेजेस थी ये आ गई। तो इससे हमें लगा कि आप प्रीवियस नंबर पे इजीली पहुंच सकते हैं, जो आपका 303 का नंबर था। अब कोई कहेगा कि भाई सैचुरेशन हो चुका था बहुत बड़ा, तो सैचुरेशन के बाद एंटी इनकम्बेंसी आई जाती है। किसी भी दुनिया में किसी भी जगह जब आप 2 बार सरकार बना चुके होते हैं, तो तीसरी बार की सरकार पहले मुश्किल, ये कोई बात ही नहीं कर रहा है कि दिस इज द 3 अब नरेंद्र मोदी इज अप फॉर द 3rd री-इलेक्शन एंड दैट टू आफ्टर कोरोना के बाद दुनिया का हर आदमी हारा है। बहुत कम प्रीमियर्स हैं जो कोरोना के बाद जीते हैं चुनाव, एंड दैट टू आफ्टर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, जब प्राइसेस में इतनी प्रॉब्लम आई, उसके बाद री-इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद पहले 303 मेंटेन किया। डन इट बिफोर इन गुजरात आल्सो। हाँ, लेकिन वो स्टेट में करना आसान होता है, यहाँ पे बहुत लेंथ एंड ब्रेथ है। यहाँ पे आपको लोकल स्टेट की इनकम्बेंसी भी झेलनी पड़ती है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसका भी आप ही पे पड़ेगा, राइट। कोरोना के बाद जो भी दिक्कत आएगी वो आप ही के सिर पे, अच्छा बुरा सब आप ही के सिर पे पड़ेगा। उसके बाद ही इज अप फॉर री-इलेक्शन, 3rd टर्म भी है। सो 303 तो मिलता है देयर फॉर्म ऑन। अभी अब आपको कह रहे हैं गेन कहाँ से हो रहे हैं, या फिर अगर छोटे छोटे लॉसेस हुए कि बिहार में 3 सीट आपने लूज कर दी, राजस्थान में 1 सीट लूज कर दी, जहाँ पे आप सैचुरेट कर चुके थे पूरे मतलब फुल बटा फुल आ चुका था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ आप सैचुरेट कर सकते थे, वहाँ पे आपने 1-1, 2-2 सीट का लॉस हुआ मान लिया, तो कौन आपको गेन्स दे रहा है? यूपी आपको क्लियर गेन्स दे रहा है। आप 62 पे थे, 62 + 2 अपना दल, आप इजीली 72 पे जा रहे हैं। बल्कि मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, जहाँ हल्की सी भी फाइट है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कन्नौज से अखिलेश आ सकते हैं, 25-30 हज़ार वोट से हार सकते हैं सुब्रत पाठक के अगेंस्ट में, मैं उसको भी डिस्काउंट कर रहा हूँ। तब भी आप 72-10 सीट का गेंद तो आपको यूपी इजीली दे रहा है, आपको बंगाल गेंद दे रहा है, आपको उड़ीसा गेंद दे रहा है, आपको तेलंगाना इजीली, मेरी वाइफ हैदराबादी है, मैं तेलंगाना बहुत जाता हूँ, कई सीटों पर गया, कई प्रत्याशियों के साथ मिला, कार्यक्रम किए मैंने अपनी किताब के, वहाँ पे आपको 5 से 6 का गेन आ रहा है। आंध्रा में एज ए एनडीए आपको अच्छा गेन आ रहा है, क्योंकि बीजेपी केवल 5 सीट पर लड़ रही है, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी चंद्रबाबू नायडू इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, लाइक ही इज बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो वो एमपी भी जीत के लाएंगे। तो आपको ये जो गेन्स हो रहे हैं, ये आपको जो आपका अगर छोटा मोटा लॉसेस हो उसको तो लेके जा रहे हैं। तो जो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ने नंबर दिया है उसके हम क्लोज पहुंच सकते हैं, नहीं तो पिछला स्टेटस को तो आ ही रहा है। जो पिछला स्टेटस को है 303 का, वो 310-320 होता दिख रहा है मुझे। एनडीए बल्कि इस बार कम रह सकता है, क्योंकि एनडीए के जो पार्टनर थोड़े वीक हैं। नीतीश कुमार अपने टू एंड फ्रो के चक्कर में थोड़े वीक हो गए। शिंदे सेना है, वो भी एक तरह का बाइफोकेशन है, एनसीपी एक तरह का बाइफोकेशन है, वो थोड़े वीक हो सकते हैं। बीजेपी विल परफॉर्म बेटर, मेरे ख्याल से एनडीए थोड़ा रिसीड करेगा मुझे लगता है। लेकिन वेरी क्लियरली नरेंद्र मोदी इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन तो वही है, 400 पार के तो फेर में नरेंद्र मोदी ने हम सबको उलझा दिया है
कि हम लोग सब 400 पार नहीं आएंगे तो जीतेंगे नहीं। आपको तीसरी बार गवर्नमेंट बनानी है, जिसके लिए आपको मात्र 272 सीट्स चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से आपको 300 सीट चाहिए। So Modi 3.2 is very much a given. वेरी मच Done. All right. I think we've covered a large range part of of the journey. topics. Yes. I Thank you didn't very realize it much. would go so long. Thank you very much, Shantanu bhai. Quite enjoyed myself and much looking forward to 4th of June. 4th of June, thank you. Good luck. All the best to all of us. Yeah. देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ पॉडकास्ट खत्म होने के बाद भी, वो कहते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैंने कहा वोट कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, that's all. Absolutely. All right. Thank you very much. Thank you very much for joining the conversation. Namaskar.